तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम। इसको पहले मार्क कर देते हैं और रिटर्न लिमिट। तो अगला क्वेश्चन हम लोग लेंगे क्वेश्चन नंबर 6। वर्क एनर्जी पावर चैप्टर से, ठीक है। क्वेश्चन है प्रूव दैट इन हेड ऑन elastic collision, in head-on elastic collision between two bodies, relative velocity of separation is equal to relative velocity of approach. Relative velocity of separation is equal to relative velocity of approach. ये प्रूव करना है। इस क्वेश्चन का सलूशन करेंगे। सबसे पहली बात, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है ये जानकारी में होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन में? मान लीजिए कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और दो बॉडीज चल रही हैं। एक बॉडी जिसका मास m1 है वो u1 वेलोसिटी से चल रही है और एक बॉडी m2 है जो कि u2 वेलोसिटी से चल रही है। ये दोनों आपस में फर्दर आगे जाके टकरा गए। टकराने के बाद फिर से अलग अलग हो गए। इस बॉडी की वेलोसिटी v1 हो गई, ठीक है ना, और इस बॉडी की वेलोसिटी फर्दर v2 हो गई। ये मत सोचिएगा कि एक बॉडी बड़ी हो गई एक बॉडी छोटी हो गई कैसे, ठीक है। मतलब मास में कोई फर्क नहीं पड़ा है। देयर इज नो चेंज इन द मास ऑफ बॉडीज। ये हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन है। बेटा कैसे पहचान करते हैं हेड ऑन और इलास्टिक कोलिजन की? दो अलग अलग शब्द हैं, हेड ऑन एंड इलास्टिक, दीज आर टू डिफरेंट टर्म्स। हेड ऑन का मतलब होता है जब अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन बॉडी टकराने से पहले और टकराने के बाद ट्रेवल करे, यानी टकराने से पहले भी दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन पे थी और टकराने के बाद भी दोनों सेम स्ट्रेट लाइन पे हैं। दिस इज कॉल्ड हेड ऑन। एंड व्हाट इज इलास्टिक? इलास्टिक का मीनिंग होता है कि बॉडीज टकराने के बाद फिर से अलग अलग हो जाएं। बॉडीज टकराने के बाद फिर से अलग अलग हो जाएं, उनके मासेस में कोई चेंजमेंट ना आए, ठीक है। इंटरनल फंडा तो ये है कि एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता इस पूरे प्रोसेस के दौरान। खैर वो बात की बात है, आगे देखेंगे, ठीक है। तो हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन समझ में आया कि जब बॉडीज एक ही स्ट्रेट लाइन के अलोंग ट्रेवल करते हुए टकरा कर फिर से अलग अलग हो जाती हैं और फिर भी वो सेम स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने लगती हैं, तो इसे हेड ऑन कंडीशन कहते हैं या वन डायमेंशनल कंडीशन कहते हैं। और इलास्टिक का मतलब होता है बॉडीज टकराने के बाद और टकराने के पहले जो मासेस उनके होते हैं वो मासेस सेम रहते हैं, चेंज नहीं होते, ठीक है। इस तरीके से आपका ये हुआ फिगर। तो कोलिजन के केस में हमेशा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगता है, इस बात को आप याद कर लीजिए। इन केस ऑफ कोलिजन वी कैन ऑलवेज यूज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो हम लोग यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लिखेंगे बाय लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इस समय जो सीरीज चल रही है भैया बहुत जरूरी है आपके एग्जाम्स के लिए, इसलिए मिस ना करें और अच्छे से पढ़ें। ठीक है, सारे सवाल आपको प्रिपेयर करने, ये बात मान के चलिए आप, ठीक है, तभी फायदा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा? पहला कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मतलब कंजर्वेशन शब्द का बेसिक मीनिंग तो आप जानते हैं। कंजर्वेशन का मतलब होता है बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसेस वैल्यू सेम रहती है, उसको कंजर्वेशन कहते हैं। तो ये m1 इंटू u1 हो गया, ये m2 इंटू u2 हो गया। ठीक है, टकराने के पहले दोनों का मोमेंटम, टकराने के बाद दोनों का मोमेंटम m1 v1 और m2 v2 हो गया। अब एक काम करते हैं, m1 m1 एक साइड कर देते हैं और m2 m2 एक साइड कर लेते हैं। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। m1 u1 ऑलरेडी यहाँ पे था, माइनस m1 v1 हमने इधर भेज दिया। m2 v2 हमारा इस साइड है और m2 u2 हमारा इधर है। हम m1 कॉमन कर लेंगे, u1 माइनस v1 हो जाएगा और m2 यहाँ पे कॉमन कर लेंगे, v2 माइनस u2 हो जाएगा। ये पहला इक्वेशन हो गया और आधा काम हो गया। अब हमें लगा देना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ क्योंकि बॉडीज उछल नहीं रही हैं, यानी उनकी हाइट नहीं चेंज हो रही है, सेम लेवल पे है, इसलिए सबकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, टकराने से पहले और टकराने के बाद की। इस वजह से पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जिक्र करना, लिखना बेकार की बात हो जाएगी। भाई तो मैं एक स्टेप लिख दूंगा ज़रूर, इसका स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना हो तो ले सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग लगाते हैं बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? कंजर्वेशन का मतलब क्या हुआ? बिफोर और आफ्टर प्रोसेस के पहले वैल्यू जो रहेगी सेम रहेगी, यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम फाइनली बराबर रहना चाहिए। तो जैसा कि मैंने कहा ये सभी सेम लेवल पे है, सभी को ग्राउंड लेवल पे अगर मान लिया जाए तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। यानी यहाँ पे भी u का वैल्यू आप जीरो प्लेस करेंगे और यहाँ भी वैल्यू जीरो ही रहने वाली है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी अल्टीमेटली आप ये भी कह सकते हो कि जो ये डायग्राम बना हुआ है इसकी सिचुएशन के हिसाब से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडीज और फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडीज इक्वल होगा। चलिए, तो अब आगे हम क्या कर रहे हैं? ये इतना पार्ट रब कर दे रहे, सिर्फ मुझे इतने से मतलब है, तो मैं इतना पार्ट गायब कर रहा हूं। देखिए, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर। ठीक है, हाफ 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 सारे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो आ जाएगा m1 u1 का स्क्वायर। मैं एक एक स्टेप कर रहा हूं इसलिए लंबा हो रहा है, अदरवाइज डायरेक्ट भी लिख सकते थे। तो का स्क्वायर इक्वल टू m1 v1 का स्क्वायर प्लस m2 v2 का स्क्वायर। तो जैसे आपने मोमेंटम में किया था कि आपने m1 m1 एक साइड और m2 m2 एक साइड कर लिए थे, ठीक है, उसी तरीके से आप यहाँ कर लीजिए। तो m1 u1 का स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ पे है, माइनस m1 v1 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये m2 v2 का स्क्वायर है, माइनस m2 u2 का स्क्वायर हो जाएगा।
m1 कॉमन हो जाएगा u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, m2 कॉमन हो जाएगा v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर। m1 के साथ इसको आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, u1 माइनस v1 और ये हो जाएगा u1 प्लस v1, m2 में ये हो जाएगा v2 माइनस u2 और v2 प्लस u2। अब अगर इक्वेशन सेकंड इसको मान लें और फर्स्ट इक्वेशन हमने इसीलिए छोड़ के रखा हुआ था, आप नोटिस करिए कि अगर मैं सेकंड इक्वेशन में डिवाइड कर दूं फर्स्ट इक्वेशन से तो ये वाला पोर्शन लेफ्ट साइड में सेम है, ठीक है, और ये वाला पोर्शन राइट साइड में सेम है। यानी मैं डिवाइड कर दूं अगर, ठीक है, मैं नीचे वाला भी मिटा रहा हूं क्योंकि अब इसकी जरूरत खत्म हो गई। तो डिवाइड करने से यानी बाय सेकेंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2, ठीक है। तो अगर हम u एक साइड कर दें क्योंकि इनिशियल वेलोसिटीज एक तरफ करेंगे तभी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आ पाएगा, और ये हो गया v2 माइनस v1 और ये हो गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो u1 माइनस u2 हो गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये लिखा है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और ये लिखा है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम अगले सवाल पे आएंगे। सेंटर ऑफ मास टॉपिक से एक सवाल लेते हैं। Question number 7. Two-point masses two-point masses 2 gram and 4 gram are moving with velocities are moving with velocities 2I cap minus 4j cap plus k cap meter per second, and I cap minus j cap minus k cap meter per second, then find the velocity of their center of mass. ओके, तो हम बात कर लेते हैं अब इसके सॉल्यूशन की। क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास से है। सेंटर ऑफ मास
वाले फॉर्मूले में अगर हम आपको थोड़ा सा बता दें पहले से ही, तो आप याद रखिएगा कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 इंटू पोजिशन ऑफ फर्स्ट मास प्लस m2 इंटू पोजिशन ऑफ सेकेंड मास होता है अपॉन m1 प्लस m2 होता है। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। यही फॉर्मूला अगर आप वेलोसिटी के टर्म्स में लिखना चाहें तो इसे लिखा जा सकता है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। इसी फॉर्मूले को फर्दर डिफरेंशिएट कर लोगे अगर टाइम के रिस्पेक्ट में, तो यही फॉर्मूला एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का भी बन सकता है। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा किसका है? वेलोसिटी का है, ठीक है ना। तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लेंगे, बाकी को रब कर देते हैं। तो हमारा m1 जो है वो 2 ग्राम है, इसके करस्पॉन्डिंग v1 जो है 2i माइनस 4j और प्लस k कैप मीटर पर सेकेंड है। जो हमारा m2 है वो 4 ग्राम है, और जो v2 है वो i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप मीटर पर सेकेंड है। और हमें वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है, जिसका फॉर्मूला ये होता है। देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 v1 पहले ही मल्टीप्लाई करके रख लेते हैं। ये हो गया 4i कैप माइनस 8j कैप प्लस 2k कैप प्लस m2 v2 कर लेते हैं 4i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप अपॉन 4 2 6 2 ग्राम 4 ग्राम 6 ग्राम। गॉट इट? तो इसलिए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगा वो 8i गैप माइनस 12j गैप माइनस 2k गैप होगा अपॉन 6। जिसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 4i कैप माइनस 6j कैप माइनस k कैप अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सवाल छोटा सा है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट आपको लेना हो ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the system about the axis as shown in the figure. As shown in figure. क्या है फिगर में? ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल वाली ज्योमेट्री है। यहां पे 3 पॉइंट मास है। एक मास m1 है, एक मास m2 है और एक मास m3 है, और गिवन है कि तीनों की वैल्यू बराबर है। गिवन ये है कि m1, m2, m3 सब m के बराबर है। एक एक्सिस है जो कि इससे पास हो रही है और इस साइड के परपेंडिकुलर है, बराबर हिस्से में इस साइड को डिवाइड कर रही है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, 10 सेंटीमीटर, सॉरी ए, चलो ए मान लेते हैं, ए साइड है इसकी। ठीक है, सो यू हैव टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट द एक्सिस। ये निकालना है। छोटा सा आसान सा सवाल है। कैसे करेंगे? ठीक है, इसके लिए करना क्या है? देखिए, किसी भी सिस्टम में अगर आपको कई सारे पार्टिकल्स दिए हुए हैं, कई सारे मासेस दिए हुए हैं, आपको सिस्टम का पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो इतना दिमाग में हमेशा बनाए रखिए कि हर पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के ऐड करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई तरीका नहीं। मीन्स यू हैव टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑल द पार्टिकल्स एंड आफ्टर दैट यू हैव टू ऐड ऑल ऑफ देम। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम लोग कोशिश करते हैं सबसे पहले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का, जो कि 0 हो जाएगा। इस पार्टिकल का, इट इज नॉट अ स्फीयर, इट इज अ जस्ट अ पॉइंट मास जिसका साइज लगभग कुछ नहीं। ठीक है, पॉइंट मास आप जानते होंगे। पॉइंट मास ऐसा मास, ऐसी बॉडी जिसका साइज दूसरी बॉडी से कंपैरिजन में बहुत छोटा है, दैट इज कॉल्ड पॉइंट मास। ठीक है, तो पॉइंट मास अगर एक्सिस पे ही रखा हुआ है तो इस मास की एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई? 0। नहीं समझे? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला क्या होता है? m into r square, where r is perpendicular distance from the axis। पार्टिकल की एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, लेकिन ये तो पार्टिकल यही रखा हुआ है, तो r1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 0। चाहो तो मैं साइड में लिख दे रहा हूं एज आंसर। r1 की वैल्यू हो गई 0। तो जब r1 की वैल्यू हो जाएगी 0 तो अल्टीमेटली मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 0। ये केवल मैं समझाने के लिए किया, अदरवाइज इतना तो बच्चे को पता रहता है कि पॉइंट मास अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन पे है, ठीक है, तो इस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस 0 हो जाएगा, क्योंकि r 0 हो जाता है। याद करने वाली बात। अब हम बात कर लेते हैं अगर I2 की, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेकेंड मास, ये क्या हो जाएगा? m2 into r2 का स्क्वायर। छोटी सी बात है, m2 r2 का स्क्वायर। m2 तो चलो m है, ठीक है, r2 कितना हो गया? इस मास का इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस मास का इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मेरे हिसाब से r2 का वैल्यू कितना हो गया? a/r2।
2, राइट? क्लियर है? तो ये a बाय 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ma स्क्वायर बाय 4 आएगा भाई, सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सिमिलरली थर्ड भी यही आएगा, क्योंकि थर्ड वाले मास का यहां से जो डिस्टेंस होगा वो r3 होगा, तो ये भी कितना होगा, a बाई 2, आधे पे आएगी। तो यही सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया I3 भी डायरेक्ट लिख रहा हूं, ma स्क्वायर बाय 4 ही आएगा। m3 r3 का स्क्वायर करके तुम वैल्यू रख के निकालो तो ma स्क्वायर बाय 4 आएगा। अब मैंने क्या बताया आपको कि हमें टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए सबको ऐड करना पड़ता है, तो वी नो दैट टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया वुड बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I निकालने के लिए पहला 0 हो गया, दूसरा ma स्क्वायर बाय 4 हो गया, तीसरा भी ma स्क्वायर बाय 4 हो गया, तो मिला के I इज इक्वल टू कितना हो गया, ma स्क्वायर बाय 2 हो गया। ये आपका आंसर। बात समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं, टाइम कम है तो डायमेंशन का क्वेश्चन ले लेते हैं। डायमेंशन में सबसे ज्यादा अगर पूछा जाता है तो एक ही डायमेंशन फॉर्मूला होता है, वो होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। ठीक है, तो अगर स्टूडेंट समझदार है तो वो याद करके रखता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, खैर हम निकालने जा रहे हैं कि राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला of the following। एक क्वेश्चन डायमेंशनल फॉर्मूला तो लिखने के लिए आता ही आता है फाइनल एग्जाम में। जैसे मान लीजिए हमारे पास पहले ही हमने लिख दिया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, बहुत फेमस, बहुत जरूरी। दूसरा प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। तीसरा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। 3 का प्रैक्टिस कर लेते हैं फटाफट। सॉल्यूशन ए पार्ट में आ जाते हैं। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका एक सबसे सिंपलेस्ट इजीएस्ट फॉर्मूला होता है स्टोक्स लॉ, F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का सिंबल ईटा होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट का स्मॉल h होता है और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का g होता है। यानी ईटा का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है तो ईटा इज इक्वल टू F अपॉन 6 पाई आर वी हो जाएगा। तो अगर आपको ईटा का डायमेंशन चाहिए तो फोर्स का डायमेंशन लिखना पड़ेगा विच इज mlt माइनस 2, ये याद होना चाहिए। 6 और पाई का होगा नहीं क्योंकि नंबर्स हैं। आर रेडियस होती है यानी लेंथ का काम करेगा और वेलोसिटी का lt माइनस 1 होता है। जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ml माइनस 1 t माइनस 1, ml माइनस 1 t माइनस 1। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बी पार्ट की बात करते हैं विच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट
का फॉर्मूला E बराबर h न्यू होता है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, फोटॉन्स एनर्जी, जहां पे न्यू फ्रीक्वेंसी होता है, E हमारा एनर्जी होता है, तो कुल मिला के यहां से h इज इक्वल टू E अपॉन न्यू हो जाएगा। तो प्लैंक कांस्टेंट का अगर आप डायमेंशन निकालेंगे तो एनर्जी का डायमेंशन जो कि मैच करता है वर्क से ml2t-2 और फ्रीक्वेंसी का t-1, ठीक है, एनर्जी का वर्क से मैच करता है तो ml2t-2 और फ्रीक्वेंसी का t-1, इसको लेके करेंगे आगे बढ़ेंगे तो ml2t-1 आ जाएगा इसका प्लैंक्स कांस्टेंट का। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। यहाँ पे E एनर्जी है और न्यू फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, सी पार्ट की बात कर लेते हैं जल्दी से। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फॉर्मूला सबसे बेसिक, सबसे आसान और लगभग सभी को याद रहता है, Gm1m2/r²। तो अगर आपको G का डायमेंशन निकालना है तो आपको Fr²/m1m2 करना होगा। G ये हो गया, F का हो गया mlt-2, R का हो गया L2 और दोनों मासेस m1 m2 का ये भी m ये भी m, तो m² हो गया। ठीक, इस हिसाब से G इज इक्वल टू m-1 L3t-2 आ जाएगा। m-1 L3t-2, दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है,